अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, दिन का आगाज़ मुस्कुराहट के साथ तो करना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह आज हम इस दिन का आगाज़ अच्छी बात से करेंगे। और आज की अच्छी बात होगी ताल्लुकात में मिलने मिलाने से, राब्ते रखने की बात से, क्योंकि कहते हैं कि ताल्लुक़ हमेशा राब्ते से कायम रहता है और अगर राब्ता ना हो तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। और राब्ता होता क्या है, वो ये कि दो लोग अगर इनमें से किसी एक को भी ताल्लुक़ निभाना या चलाना आता हो तो उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अहम तो आपके दरमियान ये ताल्लुक़ होता है, तो फिर इसी को अहमियत देनी चाहिए। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आपकी ज़ात अहम नहीं, आप भी अहम है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फिर तय कर लें कि आपने ख़ुद को बचाना है या फिर ताल्लुक़ को। ताल्लुकात हमेशा कुर्बानी देने से ही आगे बढ़ते हैं। और फिर वैसे भी आज की ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा रश है हर जगह, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि इनके पास अपने घर वालों और रिश्तेदारों के लिए भी वक्त नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ये मसरूफ़ियत अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई होती है, और अगर हम सिर्फ काम और पैसे कमाने को ही सब कुछ समझ लें तो ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और असल खुशी और सुकून हमारे रिश्तों में ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सुकून सिर्फ काम करने से मिले। ऑब्वियसली जब हम अपनों के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सुकून भी मिलेगा। और कभी कभी काम ज़्यादा अहम हो सकता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि हम हमेशा अपने प्यारों से दूर रहें। और पुराने वक्तों में राब्ते के वसाइल कम थे, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और वो क्योंकि उनके लिए माफ़ करना अहम था और उनके लिए एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को वो लोग लेट गो कर लेते थे। आज दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन चुकी है। सब कहते हैं कि हम एक मैसेज की दूरी पे हैं, एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी हम इतने दूर हो गए हैं, या शायद हमारी तरजीहात हैं वो बदल जाती है। खैर, ताल्लुक़ बचाने की ये कुछ टिप्स थी, तो इसके लिए कभी आप मुलाकात कर लें, कभी साथ बैठकर खाना खा लें, चाय पी लें, या सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके आप नाराज़गी भी ख़त्म कर सकते हैं, या एक मैसेज भी कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें मोहब्बत और अपनायत को बढ़ाती हैं। और असल बात यह है कि मोहब्बत, एहसास और रिश्ते हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। इन्हें वक्त देना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें ज़िंदगी में आगे चल के हकीकी खुशी और सुकून देती हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एंटी एजिंग और स्किन को हेल्दी रखने के तरीक़ों के बारे में। और हम जानेंगे कि जो जदीद मेडिकल साइंस में स्किन पर जो एजिंग के असरात हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन से तरीके मददगार होते हैं। और इसके साथ हम हकीम साहब से ऐसे कुदरती और नेचुरल नुस्खे पूछेंगे जिससे जो रिंकल हैं वो कम हो जाएं और हम फ्रेश रहें। और साथ साथ हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्दा सजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। यो वेलकम। अच्छा डॉक्टर वर्दा, सबसे पहले तो बताएं कि रिंकल्स, मुझे लगता है कि इसकी कोई एज नहीं होती है, अक्सर लोगों को ना छोटी उम्र में भी हो जाते हैं, तो इसकी रीजंस बताएं। अदर देन हम सबको पता है कोलेजन जब कम होता है तो हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाती है, लेकिन इसके अलावा कौन से रीजंस हैं? देखिए, एजिंग जो है वो सेलुलर लेवल पे स्टार्ट होती है, इट्स नॉट ऑन द स्किन। नीचे से स्टार्ट होती है। स्किन बहुत आउटर कवर है एक बॉडी का जो हमें नज़र आता है, लेकिन नीचे से स्टार्ट होता है एजिंग का प्रोसेस बोन के लेवल से। बोन पे स्टार्ट होगा, मसल लेवल पे आएगा, फैट लेवल पे आएगा, फिर स्किन के ऊपर नज़र आना शुरू होता है। विद द पैसेज ऑफ एज जो हमारी स्किन है उसके जो सेल्स हैं, सेलुलर लेवल जो है उसके ऊपर डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली जो डिग्रेडेशन होगी जो स्किन के सेल्स के अंदर होती है वो यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होगी और फाइन लाइन स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू होती हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द एज ऑफ 25, समटाइम्स यंगर भी, जो कोलेजन है सेल के अंदर वो डिस्ट्रॉय होना, स्किन सेल्स के अंदर कोलेजन डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। जो स्किन के नीचे फैट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी, जिसकी वजह से रिंकल्स आएंगे, स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। तो जब हमने इसको ट्रीट करना है तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर स्किन को भी ट्रीट करेंगे और उसके नीचे जितने कंपोनेंट्स हैं हम उसको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आप बताएं कि अगर हम चाहते हैं कि नेचुरल तौर पर हमारी जो स्किन है वो ग्लोई लगे, या अगर कोई रिंकल्स हैं वो कम हो जाए, तो उसके लिए कौन से नुस्खे हैं?
हर्बल में इसके बहुत ही कामयाब और बेहतरीन नुस्खे हैं और सदियों पुराने इसके अंदर नुस्खे मौजूद हैं, जो से अगर आप तिब के औराक को थोड़ा सा खोल के देखें तो आप देखें कि हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जिन्हें अगर किसी भी एज में शुरू कर दिया जाए तो यकीन जानिए कि वो ना सिर्फ आपके रिंकल्स को ठीक करते हैं बल्कि आपको हमेशा जवान रखते हैं। आप 80 साल के भी होंगे तो आप यंग होंगे। इवन कि वो ऐसे नुस्खा जात हमारे पास मौजूद हैं जो आपके इस जैसे बता रहे कॉलेजन से आपने बताया उसको प्रिपेयर करने में बड़े हेल्प करते हैं और इसके अलावा आपके सिर्फ स्किन को ही वो ये जवान नहीं करते बल्कि आपके बालों को भी सच जवान रखते हैं और आपके बाल जो है वो हमेशा ब्लैक रहते हैं। ये मुकम्मल यंग पिक्चर आपको सामने पेश करा, फिर उनका आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं होता। तो वो कौन सा उसमें हमारे पास तिब का एक बहुत ही सादा बहुत ही कमाल का नुस्खा है जिसको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके आज तक कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आए क्योंकि इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक स्किन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको विटामिन सी चाहिए होता है, उसके बगैर तो आपको कोलेजन के जो सेंसेस पॉसिबल नहीं होती। सेकंड, आपको ऐसी मेडिसिन भी चाहिए जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे और फिर रेडिकल्स जो हैं उसको बॉडी से खारिज कर दे। थर्ड, ऐसी भी तो मेडिसिन चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हों। कोई इन्फ्लेमेशन आपको बाहर नज़र नहीं आ रही लेकिन वो इंटरनल तौर जब वो स्टार्ट होती है तो ऐसा ऐसा वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट देती है और आपको रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। एज तो एक अपना फैक्टर था कि आफ्टर 30 ईयर्स आपको ये चीज़ें आएंगी, बट कुछ लोगों में अब तो 15 साल के अंदर भी आना शुरू हो गए। तो ऐसी दावा हम आपको बताते हैं अगर कोई 5 साल का बच्चा यूज़ कर ले या कोई 100 साल का आदमी इस्तेमाल करे, इसके अंदर ये भी नहीं है कि ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं, जिन जेंडर की भी कोई इसके अंदर जो आप नहीं कर सकते कि आप फलां यूज़ कर सकते हैं फलां यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इंतहाई सादा मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, आप ख़ुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसमें क्या लेते हैं, आपके पास सबसे पहले है हरड़। ठीक है। आपने ये हरड़ लेनी है, इसके अंदर गुठली होती है, आपने उसे निकाल देना, सिर्फ छिलका आपने यूज़ करना है। दूसरे नंबर पर आपके पास आंवला है, आंवला के अंदर भी चूँकि गुठली होती है उसको अलग करके सिर्फ पोस्त है छिलका है वो आपने लेना है। और थर्ड में हमारे पास है बहेड़ा, ये लेना है, इसके भी गुठली ये निकाल लेनी। ये 3 जो फल हैं इसे तिब की ज़बान में त्रिफला कहते हैं, 3 फल कहते हैं। और जब किसी हमारे माजून के अंदर ये 3 फल मौजूद होते हैं तो उसको हम अतरी फल कहते हैं। अब ये 3 फलों में अगर इनके बराबर वजन में यानी 50-50 ग्राम तीनों छिलके लेके उनको फाइन पाउडर कर लिया जाए तो ये 150 बन गया। तो इसके 3 गुना आप उसमें शहद डालकर इसको रख लीजिए और कोशिश करें कि कम अज़ कम 40 दिन तक इसको यूज़ ना किया जाए ताकि शहद के साथ इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं प्रॉपर फर्मेंटेशन इसकी हो जाए और वो पूरी तरह एक्टिव हो जाए। सिर्फ रात को सोते हुए 1 चम्मच आप रात को पानी के साथ यूज़ कर लीजिए, दूध के साथ यूज़ कर लीजिए। सिर्फ 40 से 45 दिन आप यूज़ करेंगे, आपके स्किन के ऊपर एक कमाल का ग्लो आना शुरू हो जाएगा, रिंकल्स आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी गट्स जो प्रॉपर तौर पे काम करेंगी, आपके जितने भी अंदर जो ये फासद मादे हैं वो खारिज होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर HB लेवल इससे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपका जो कोलेजन जैसे प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रिंकल फ्री भी हो रही है और उसका जो नेचुरली तौर पे जो है ना वो ग्लो आ रहा है। आम तो लोग समझते हैं नहीं जो वाइट कलर जो है वो बच्चे हुस्न की अलामत होती है, नहीं, अच्छी स्किन जो है वो एक हुस्न की अलामत होती है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे मैं कहते इसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं होता। हम इसे अपनी तिब की ज़बान में अमृत कहते हैं, यानी वो अद्वियात जो आपकी कायाकल्प होती हैं, आपको बिफोर द एज अगर आपके बाल ग्रे हो गए हैं तो ये उसको भी ठीक करता है। बिफोर द एज जैसे 15 साल की उम्र में आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो ये इसको भी क्लियर करता है और आपकी बॉडी में तमाम वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो एक हेल्दी स्किन के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वर्दा ये बताएं कि जो सनस्क्रीन है क्या वो भी फाइन लाइंस को कम करता है और हमें बचाता है रिंकल्स से? देखिए सनस्क्रीन के लिए फ़ोटो एजिंग एक प्रोसेस है
जो कि लाइट के थ्रू होता है। जब लाइट स्किन के ऊपर डलती है तो वो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनाती है, सेल को डैमेज करती है। तो स्किन सेल को सेव करने के लिए फोटो एजिंग की प्रोसेस से, तो उसके लिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। अगर आप अपने स्किन को सेव करेंगे सनस्क्रीन्स के थ्रू, सन ब्लॉक्स के थ्रू, यूवी रेडिएशन से, तो यूवी डैमेज नहीं होगा, सेलुलर डैमेज नहीं होगा, तो वो स्किन के ऊपर फिर रिंकल्स भी नहीं आने देगा, फाइन लाइंस भी नहीं आने देगा। तो ये एक एजिंग की एक कॉम्पोनेंट ऑफ एजिंग है, फोटो एजिंग, उससे सेव करता है। नॉट फॉर द अदर थिंग्स कि अगर आप सिर्फ सनब्लॉक लगा रहे हैं और कोई भी दूसरी जो है रेमेडीज़ नहीं कर रहे या दूसरे कंपोनेंट्स को नहीं एड्रेस कर रहे, तो आप एजिंग को रोक नहीं सकते। एजिंग एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो होना ही होना है। लेकिन एक टर्म जो बहुत ज़्यादा वायरल है, रिवर्स एजिंग। हाँ, हम एजिंग को डिले कर सकते हैं, हम एजिंग को जैसे कहते हैं रिवर्स कर सकते हैं, a little bit रिवर्स कर सकते हैं, to some extent, या टू सम एक्सटेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके, फ्री रेडिकल्स को कम करके, जैसे अभी हकीम साहब ने भी कहा कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ज़्यादा यूज़ करके डाइट में भी और एप्लीकेशन में भी, दोनों कॉम्बिनेशन जो हम यूज़ करें। देखें, अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपने कम करना है तो आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास जितने भी विटामिन सी हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब हम इनको अपनी डाइट में भी ऐड करेंगे और सप्लीमेंटेशन में भी ऐड करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्री रेडिकल्स को कम करेंगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगी, सेल टर्नओवर को अच्छा करेंगी और एक हेल्दी सेल को मेनटेन करेंगी। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे ये सारा कुछ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, वो अब एक नई टर्म यूज़ होती है, ब्यूटीफुल एजिंग, ग्रेसफुल एजिंग, हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। रिंकल्स आना वंस आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, उसको रिवर्स करना मुश्किल है। हम कहते हैं एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। या एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने उस लेवल पे काम करना है कि अभी स्टार्ट ही ना हो, वो चीज़ें जो बॉडी को रिक्वायर्ड है हम वो प्रोवाइड करें। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि अक्सर लोगों के ना मुंह पे निशान आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत सस्ते जो मार्केट में फेशियल और ब्लीच होती हैं इंस्टेंट, जिनके ऊपर लिखा होता है वो इंस्टेंट ग्लो तो मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। वो केमिकल्स होते हैं, वो करते क्या है, स्टेरॉइड्स होते हैं उनके स्किन अंदर। को, या तो स्टेरॉइड भी है, वो आपको स्किन को पतला कर देंगे, यानी आपको स्किन को ऊपर से इरेज कर देते हैं। बिल्कुल। वक्ती तौर पे तो ये नज़र आता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो गई है, लेकिन अल्टीमेट वो नुकसान देती है। अब इसके नेचर आपके सबसे बेहतरीन, आपके पास हल्दी मौजूद पड़ी है, आप सिंपल हल्दी लेके आप उसको जो है, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो फिर आप उसको दूध के अंदर उसका पेस्ट बना के आप उसको लगा लीजिए, तो कुछ अर्से बाद ये दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। और अगर आपकी स्किन जो ऑयली है तो फिर आप इसे अरके गुलाब के अंदर इसका पेस्ट बना के लगाइए और 10-15 मिनट के बाद इसको साफ़ कर दीजिए। तो इससे आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे आ रहे हैं, यानी आपकी स्किन जो टोन जो है वो डबल हो रही है, कहीं पे ब्लैक हो रही है, कहीं पे वाइट हो रही है, डिफरेंट है, तो सबको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बराबर कर देती है और भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जैसे बादाम के जब हम रोगन निकाल लेते हैं तो बाकी उसके बाद उसका जो फोक बचता है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल फाइन शक्ल में बन जाता है, आप उसको पाउडर करके आप उसको भी पानी उसमें मिक्स करके पेस्ट बनाइए और वो लगाएंगे तो वो भी आपके स्किन के दाग धब्बों को भी क्लियर कर देती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बादाम और दूध जी, इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे? पहले आपको इसके अंदर आप बादाम दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जिसमें आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक तो विटामिन ई जो है वो काफ़ी मिकदार में रखा हुआ है, और सेकंड जो है इसके अंदर बाकी जो जितनी चीज़ें हैं यानी ताकत देने वाली सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इनके इस्तेमाल करने से आपके बॉडी को जितने ज़रूरी अज़ा वो मिलते हैं और आपकी स्किन उसकी वजह से जैसे ये पूरी इम्प्रूव कर जाती है और आपकी स्किन को काफ़ी इफ़ेक्ट देती है, काफ़ी हेल्दी स्किन के लिए ये दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक ज़रूर देखिएगा कि जिन लोगों ऑलरेडी खुदा न खास्ता फैटी लिवर हो रहा है, जिनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उनको ज़रा इसके कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ज़रा 2 से 3 दाने आप इस्तेमाल कर लें। और दूध अगर इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि उसमें फ़ैट वगैरह बिल्कुल निकाल दी गई हो, फ़ैट फ्री दूध हो वो इस्तेमाल करें तो फिर वो ठीक है। हाँ, बाकी लोग जिनको ऐसा कोई इशू नहीं है वो इनको इस्तेमाल करें। अब बेहतरीन इसका तरीका ये होता है कि मैं तो स्किन के वो तमाम स्किन की प्रॉब्लम जो किसी भी मेडिसिन से ठीक ना होती है, मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला देता हूँ। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम, चाहे वो सोराइसिस होता है जो स्टेम कहते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये ठीक नहीं हो सकती, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, दाग धब्बे दाने कुछ भी है, तो इसका एक बेहतरीन तरीका क्या है, 40 बादाम लेने हैं आपने, ठीक है, उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार दें और 1 गिलास दूध में उसको शेक करें अच्छी तरह, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना, अकेला ये दूध
लेकिन क्वांटिटी इतनी रखनी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। 40 बादाम और 1 गिलास दूध, इसको सुबह खाली पेट पिए। चंद दिन आप इस्तेमाल करके देखिएगा कि स्किन के रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग के बारे में, कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम ले सकते हैं सो दैट वी कैन एज लाइक अ फाइन वाइन। और मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर इसाक सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और साथ साथ डॉक्टर वर्दा सजाद, थैंक यू सो मच। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज दुनिया भर में वर्ल्ड एस्मा डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4% से 8% अफराद दमे का शिकार हैं, जबकि कुछ शहरों और हॉस्पिटल्स में ये शरह इससे भी ज़्यादा देखी गई है। बदकिस्मती से बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, इसलिए असल तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इसके अलामात क्या हैं और इसके बारे में और भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं, आज दुनिया भर में वर्ल्ड एस्मा डे है, और थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगे होता क्यों है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई जो है उसको हम वर्ल्ड एस्मा डे जो है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए यूजुअली डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, और बदकिस्मती से ये डिज़ीज़ अभी भी जो है वो अंडर डायग्नोस्ड होती है और लेट पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये प्राइमरीली सांस की नालियों की सोजिश है, इसको अगर हम एक आम अल्फाज में बताना चाहें, जिसके पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। उन ट्रिगर्स में से इंडोर ट्रिगर भी हो सकते हैं, आउटडोर इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी होते हैं, और 80% ये जो डिज़ीज़ है ये जेनेटिक है, यानी ब्लड में ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो अक्सर लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये शायद एक दूसरे के साथ बैठने के साथ होती है, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये फैमिली में ज़रूर रन करती है, ट्रांसमिट होती है जेनेटिकली ट्रांसमिट। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं। अच्छा देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं इसको मतलब याद करना अक्सर जितना मीडियम हम बता चुके हैं इतना मुश्किल नहीं है। दे आर द 4 सिम्टम्स ओनली। खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, या सांस में तंगी। इसमें से कोई भी एक सिम्टम या एक से ज़्यादा अगर हो, और स्पेसिफिकली जो सिम्टम का पैटर्न है वो इस तरह है कि लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हो, किसी सीज़न में हो और कभी ठीक हो जाए, तो आपको ये डाउट होना चाहिए कि आप जो है वो अस्थमा का शिकार हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये सिम्टम्स मरीज़ों में आते हैं और वो कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो एक उनका सेल्फ उन लोगों ने हम अक्सर नाम दिया हुआ कि हमें एलर्जी है और ये कोई नहीं है, ये वक्ती तौर पे होती है और ये ठीक हो जाती है। वो टाइम जब उनको मेडिसिन पे होना चाहिए, वो यूजुअली वो टाइम नॉर्मली छोटी मोटी मेडिसिन से, कुछ सिरप से अपना वक्त गुजार लेते हैं, और हमारे पास जब आते हैं वो डिज़ीज़ फुल ब्लोन हो चुकी होती है, यानी हमारे पास पहुँचने में यूजुअली हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। इनिशियल स्टेज पर यूजुअली वो मिस डायग्नोज होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एलर्जी और दमा इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन बाय द वे। हम एज अ होल इसमें कोई डिफरेंस नहीं करते। मैं कल का आपको इंसिडेंस सुनाता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसका जो बेटा है वो तकरीबन 11 साल का था, और पिछले 8 साल से उसको एलर्जी कहा जा रहा है कि जिसको एलर्जी है और ये स्पेसिफिक सीज़न में होती है, ठीक हो जाएगी। और इसको जब मैंने बताया कि ये सारी अलामत दमा से हैं, तो सारी पेरेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो गए। देखिए जनरली दमा किसी एलर्जन से ट्रिगर होता है, तो ये एक ही डिज़ीज़ के 2 नाम समझे जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर कुछ लोगों को ना खाने किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे पीनट से या कुछ ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो अगर उनको दमा है तो उस पर वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या उसको वो वर्स कर देती है? जी बिल्कुल। जो फूड का ताल्लुक है दमे के ट्रिगर होने से वो लेस देन 2% है। पहले हम इस बात को समझिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पीनट भी है और वॉलनट भी है, अखरोट भी है और मूंगफली, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फूड एलर्जी ट्रिगर हो जाती है और उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको क्लासिकली ये पता है कि इन चीज़ों से, परफ्यूम भी हो सकते हैं, सोप भी हो सकते हैं, कोई ऐसा क्लॉथ भी हो सकता है जो ट्रिगर कर रहा है, अगर आप लकी हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रिगर है, तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन दमा कभी भी इन चंद चीज़ों से ट्रिगर नहीं होता, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, उसके और फैक्टर भी हैं। इस वजह से यूजुअली इसका इलाज ट्रीटमेंट ही है जो कि मुश्किल लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिन लोगों को दमा है वो जिम कर सकते हैं, और क्या वो एथलेटिक होते हैं और उनके लिए सेफ़ है ये? जी देखिए,
इन एलोपैथी वी क्लेम कि हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक कंट्रोल अस्थमा की डेफिनेशन ये है कि वो मेडिसिन के साथ अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी करता रहे, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अब इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं इनहेलर फॉर्म में कि अगर वो लेता है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ना जो पोलन है या डस्ट है, इससे एलर्जी होती है लोगों को, उनको दमा नहीं होता, तो इंस्टेंटली हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो तो? देखिए, पोलन एलर्जी बड़ी स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, और बल्कि इस्लामाबाद का अगर वेदर फोरकास्ट आप देखें तो उस पर पोलन का ग्राफ भी दिया जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज पोलन अगर एलर्जी आपको ट्रिगर हुई है और आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो ये बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक और चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि ये एलर्जी होती है, लेकिन ये एलर्जी नहीं, ये दमा ही है जो कि पोलन से ट्रिगर हो रहा होता है। तो इसका सबसे पहला इलाज ये है कि कम से कम उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। बगैर ट्रीटमेंट के अगर आप सिर्फ पोलन अवॉइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ठीक हो। ठीक है, हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जो वो कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बड़ी अच्छी होती हैं आपके लिए, तो वो बताएं हमें। जी, जिस तरह से सर ने बताया कि अब एस्थमा का पेशेंट अगर हमारे पास है तो हम इसको 2 डिवीज़न में रखेंगे, एस्थमा और सीओपीडी। ठीक है। एस्थमा के साथ साथ एक और सेम इसी तरह का इशू है जिसे कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इन दोनों में एक्सरसाइजेस में सबसे पहली जो ये एक्सरसाइज होता क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जिस तरह से आप नॉर्मल लोगों में देखते हैं कि आप उनमें एस्थमा देख रहे हैं, इसी तरह अगर एक स्मोकर है और उसमें परसिस्टेंट हैं ये सारे सिम्टम्स, तो उसको सबसे पहले अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए कि उसे अस्थमा है या सीओपीडी है। अब इन दोनों केसेस को जब हम देखें तो सबसे पहले आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इनहेल करना है, इनहेल और फिर करना है, एक्सहेल करना है। 4 to 5 सेकंड उसे होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करना है। नाक से अपना सांस खींचना है और मुंह से निकालना है, इस तरह से। इसको आप 10 to 15 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप इसके अंदर एक्सरसाइज ऐड करते चलें तो आपने अपना एक हाथ अपने बेली पे रखना है और एक अपने चेस्ट पे, और ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसको भी आपने 10 टाइम्स करना है। इसी के साथ अगर आप थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम जिम करते हैं या इस तरह की किसी भी सीओपीडी या एस्थमा स्पेसिफिक अगर हम करें, एस्थमा के जो पेशेंट हैं वो कहते हैं अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं हमारा सांस फूल जाता है, सांस हमारा उखड़ता है, तो उनके लिए क्या है कि वो अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट ये एक्सरसाइजेज ऐड करें। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों को लेके ऐसे पीछे लेके जाना है, ठीक है, और लंबा सांस लेना है। इसी के साथ अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो उन्हें एक और चीज़ करनी चाहिए कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, सर को ऊपर करके उन्होंने सांस को बिल्कुल अंदर खींच लेना है और गर्दन को साथ साथ उन्होंने अपने नीचे लेके आना है। इसी के साथ अगर हम एक और एक्सरसाइज की बात करें, कोई भी अगर आपके पास घर में इलास्टिक है, बैंड है, उसका आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से होल्ड करना है दोनों साइड से, इस तरह से इसको करके, ठीक है। अगर आपको इस तरह टाइट फील हो तो आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और इसके साथ आप देखें, अगर आपके घर में कोई पेशेंट हैं जो एजिड हैं या उनमें सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो साथ एक और चीज़ आप उनकी ऐड कर सकते हैं, वो ये कि कोई भी अगर आप उन्हें शेक वगैरह दे रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो थिक है, तो उनको स्ट्रॉ के साथ दें, ताकि वो स्ट्रॉ के साथ जब लेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए। इसी का अगर हम ऑल्टरनेट मेडिकल में देखें तो आप स्पायरोमेट्री पेशेंट को करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीटर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि बॉल्स को आपने लिफ्ट करना होता है, बिल्कुल जिस तरह आप स्ट्रॉ से बोतल पीते हैं इस तरह से आपने उसके साथ जो पाइप है उसमें सांस लेना है, तो बॉल्स लिफ्ट होंगी। उसका ऑल्टरनेट जो हम घर पे कर सकते हैं वो यही है कि आप कोई भी थिक शेक वगैरह या कोई भी चीज़ जो आप अपनी डाइट में लेते हैं उसको आपने स्ट्रॉ के साथ लेना है। जब आप स्ट्रॉ के साथ लेंगे तो आपका एक ज़ोर लगेगा और उसमें आप देखेंगे कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। हाँ, इसी के साथ साथ अगर
कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी आप हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको बताएंगे आपकी सैचुरेशन कम है, या आपके पास आप घर में चेक कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास, तो अगर आपकी सैचुरेशन कम है तो फिर आपने इन एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाना। सैचुरेशन नॉर्मल हमारी होती है 100 टू 97-98। अगर 90s में आपकी आ गई है 90, 89, 88, तो इन केसेस में आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन साथ साथ अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से भी आपने कंसल्ट करना है। इसी के साथ अगर हम एक और एक्सरसाइज करें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे ले जाना है, इस तरह ऊपर, और इसी के साथ आपने कफ करनी है। अगर आपको कफ नहीं भी है कफ करने के बाद आपने ये सेम एक्सरसाइजेस सारी एक बार रिपीट करनी है। ये सब एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपको एस्थमा की कंडीशन में हेल्प आउट करेंगी। और इसी के साथ अगर आप वॉक अपनी रूटीन में ऐड करें तो वॉक बहुत अच्छी है, लेकिन आप वॉक ट्रेडमिल पे करने की बजाय पार्क में करें, फ्रेश एयर में करें, सुबह के टाइम करें, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिले। ठीक है, आप जब इंडोर में कर रहे हैं, अंदर क्या इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन कितनी है, हम लोग वो नहीं देखते, हम बस ट्रेडमिल करते हैं और हम कहते हैं हमारा सांस ख़राब होता है ट्रेडमिल करने से। तो इसी के साथ हमें देखना चाहिए कि हमें फ्रेश एयर में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी बॉडी को मिले। ठीक है, अच्छा ये बताया कि ना कुछ लोगों के लिए वॉक करना ना एकदम से वो स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे लोग या तो जो बिल्कुल 9 to 5 करते हैं, पूरा दिन वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं जिससे उनको टेक्निक भी होती है और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं आपको, या फिर ऐसे लोग जिनको एक्टिविटी की आदत नहीं है, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, ओबीज हो गया वो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बिगनर्स कहाँ से स्टार्ट करें ये बताएं। बिगनर्स ये सब एक्सरसाइजेस करें जो हमने बताई हैं, इसी के साथ वो 5 to 7 मिनट्स अपनी रूटीन में से मॉर्निंग में निकालें और कोशिश करें ये सब एक्सरसाइजेस वो बाहर पार्क वगैरह में बैठ के कर लें। अगर वो स्टार्ट में वॉक नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, या कुछ लोग वीकनेस फील करते हैं या उन्हें डर है कि हमारा सांस ना ख़राब हो जाए, तो वो पार्क वगैरह में बैठ के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एस्मा के हवाले से, मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर इस वक्त कई बड़े मसाइल का सामना कर रहा है। एक तरफ आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और शहर फैल रहा है, और दूसरी तरफ स्मोक, ट्रैफिक और पानी की कमी जैसे बड़े मसाइल हैं। हुकूमत पंजाब लाहौर डिवीज़न मास्टर प्लान 2050 पर काम कर रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये मंसूबा सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहेगा या वाकई लाहौर को बेहतर बनाया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि लाहौर को एक साफ़, बेहतर और सस्टेनेबल शहर कैसे बनाया जा सकता है, और क्या हम अपनी ज़रूरी ज़मीनें बचा सकेंगे, क्या यहाँ की हवा फिर से साफ़ हो सकेगी। आज हम जानेंगे कि लाहौर को रहने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है और हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक्स चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल अकरम रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया यह मौका दिया। यू वेलकम। अच्छा जैन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो लाहौर डिवीज़न मास्टर प्लान 2050 है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मास्टर प्लान क्या है। मास्टर प्लान एक ऐसा गाइडेड डॉक्यूमेंट है जो हमें रहनुमाई देता है कि लाहौर या कोई भी सिटी किस तरफ फैलेगा, और यही लाहौर का मास्टर प्लान है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 ये 2050 तक के लिए कारआमद होगा, और इसके अंदर तमाम वो फैक्टर्स मौजूद होंगे कि जब आबादी बढ़ती है तो उस मास्टर प्लान के तहत किस तरह उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है, क्योंकि आबादी तो बढ़ने से हम नहीं रोक सकते, तो उसको ऑर्गेनाइज करना ही एक काम है। तो मास्टर प्लान 2050 ये बेसिकली 12,577 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जो एरिया है, इस पूरे एरिए का ये एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, और ये 2050 तक का इसलिए है कि इसमें वो तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा कि अगर 2050 तक जो लाहौर की आबादी है
वो 3 करोड़ से तजावुज़ कर जाती है, तो उसको किस तरह हम केटर कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मास्टर प्लान 2050 की तैयारी का आगाज़ किया गया। अब इसमें कुछ अदाद व शुमार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 2021 में इस मास्टर प्लान की तैयारी शुरू की गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई और जो कंसल्टेंट है दारुल हिंसा और उनके साथ एशियन डेवलपमेंट, वो इसके बतौर कंसल्टेंट मास्टर प्लान को तैयार कर रहे हैं। 2022 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत होने वाले LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में इस मास्टर प्लान की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। मैं रिपीट करता हूँ कि जिस मास्टर प्लान पर इस वक्त अभी भी काम जारी है, जो आपका सवाल है कि मास्टर प्लान क्या है और इस वक्त क्या चल रहा है, 2022 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जब LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हेड किया तो इसकी मंजूरी दे दी। जब इसकी मंजूरी दी गई तो उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में एक पटिशनर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि मास्टर प्लान 2050 की तो उजरत में मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि मास्टर प्लान का जहां पे मकसद एक अनकंट्रोल्ड आबादी को ऑर्गेनाइज करना है, वहीं पर उस शहर के अंदर ग्रीनरी और साथ साथ जो माहौलियात है उसको मलहूज़े खातर रखना है। तो उस पटिशनर ने ये दरख्वास्त जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में जमा करवाई और वो उस दरख्वास्त के क्या नुकात थे वो मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि पटिशनर ने कहा कि 7 जो स्टेजेस होती हैं वो मास्टर प्लान को मंजूर करवाने के लिए उनको मलहूज़े खातर रखा जाता है। ये मास्टर प्लान उजलत में मंजूर किया गया, इसकी 5 स्टेजेस मंजूर करवाई गई, 2 स्टेजेस के ऊपर काम ही नहीं किया गया। और वो 2 स्टेजेस क्या थी कि लाहौर का जो ग्रीन एरिया है, जो लाहौर का जो ट्री कवर है, जो कि इस वक्त लेस दैन 1% है, उसको 7% पर लेकर जाना और उसके बाद उसको 7 से 20% पर लेकर जाना, ये तो कंपोनेंट उसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये केस को सुनते हुए मंजूर शुदा मास्टर प्लान 2050 को कल अदम करार देते हुए इसके ऊपर जो नाफज था उसको रोक दिया और LDA को डायरेक्शन जारी कर दी कि मुझे सितंबर 2023 तक इसको जो तमाम तर मुकम्मल है मास्टर प्लान वो करके पेश किया जाए। ठीक है ज़ैन। अच्छा हबीबुल हक साहब, ये बताएं कि क्या ये जो प्लान है इसकी वजह से जो हमारी ज़रई ज़मीनें हैं वो सोसाइटीज़ में चेंज हो जाएंगी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है। वैसे तो हम ऐसे भी कर रहे हैं कि जो हमारी आबाद सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर हम कमर्शियल जोन्स डेवलप कर रहे हैं, दुकानें डेवलप कर रहे हैं, प्लाजे डेवलप कर रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग, और जो किसी सो कॉल्ड मास्टर प्लान में मौजूद थी कि आपने इसी रोड को करना है, तो हम उन्हीं पुरानी आबादियों में सारा कुछ समेट सकें ज़्यादातर, जिसका कि मसाइल बड़े इस वक्त पेश आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जैसे गुलबर्ग रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन उस पर आप हाई राइज फौरी तौर पर कर रहे हैं, जिसके लिए जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वाटर सप्लाई वो नहीं। नो डाउट इसमें जो आपका ग्रीन एरियाज़ होंगे सराउंडिंग्स में, इसकी कंट्री साइड में, वो भी होंगे। लेकिन मैम सवाल ये है कि शेख साहब ने बहुत जामे अंदाज से इसको बयान किया, इसके मसाइल को, और इसकी वजह से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, और मैं भी इसको एडिटो करूँगा कि जो उन्होंने कहा है मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। 2022 में खुदा करके अगर एक बन गया था, लेकिन उसमें जल्दी क्या थी। मुझे याद है कि मैं भी उस पंजाब गवर्नमेंट की एक कमेटी में मेंबर था जिसमें ऐसे मास्टर प्लान पंजाब के शहरों के उसमें अप्रूव किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती है कि मुझे इत्तला नहीं दी गई, मैं वहाँ पहुँच नहीं दिया, मुझे बताया नहीं गया कि ऐसी हो रही है। तो इसी जल्दी में उन्होंने अप्रूवल दे दी। लेकिन देखिए, जल्दी की 2 वजूहत होती हैं। या तो ये है कि आपने जाना है कहीं फौरी तौर पर, वो भी शायद वो बाद में साबित हो गया कि वो जाना है, लेकिन इस जाने में जो सामान को आप समेटती हैं जल्दी में, तो उसमें कई चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है ना, उसमें रह गई, या जिन्होंने लेके जाना उनको जल्दी होती है। हाँ देखिए ना, अब देखिए ये मास्टर प्लान है शहर का, शहर की इसमें 3-4 चीज़ें जो शेख साहब ने फरमाया कि भाई आपने रेजिडेंशियल, इसके कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल और एनवायरमेंटल, एजुकेशन वगैरह, ये सारे आपने कंपोनेंट मुलाहजा करने इस वक्त क्या ज़रूरत है, और 2050 जिसको आपने टारगेट डेट बनाया उस वक्त क्या है, उस वक्त तक क्या होगी, ज़रूरियत क्या होगी, और उसको सस्टेनेबल अंदाज से कि आपने अपने रिसोर्सेज को ज़ाया भी नहीं करना और उन्हीं रिसोर्सेज को डोमेस्टिक को इस्तेमाल करके करना है।
ठीक है ना जी, बाहर से मट्टी नहीं बरामद करनी कि आपने एक लेक के अंदर ये बना दी है सब। सो ये मिसाल दी मैंने, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो 2022 में भी आप उसी कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं जिसको आप डिफेक्टिव करार दे रहे हैं, उसी के डिज़ाइन को अब भी वही कंसल्टेंट कर रहे हैं। चले ठीक है, हमने तो बहुत लोगों को डिफेक्टिव कह दिया था, वो लोग तो मुल्क चला रहे देखिए बात ये ना, मैं उसकी कॉम्पिटेंस जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन देखिए सेंस नहीं बनती है। आप जिसके बारे में रिजर्वेशन 2022 में इतनी आपने पैसा ज़ाया करके फीस दी, अब उसको रेक्टिफाई उसी से करवा रहे। इसका मतलब ये है तब भी उसको डिक्टेट करवाया जा रहा था और अब भी डिक्टेट करवाया जा रहा है। तो कंसल्टेंट का काम यही होता है कि वो डिक्टेशन नहीं मानता, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय देता है, जुडिश जैसे होता है ना, वो टेक्निकल राय देता है। ये तो एक पहलू है, और अब भी फीस दे रहे हैं। और उस वक्त क्या खला रह गया जिसमें कि मुझे उन्होंने मदऊ नहीं किया कि मैं भी अपनी रिकमेंडेशन दूँ, और उस वक्त मेरी मौजूद थी ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने बताया था उनको, और वो ये थी कि देखिए आपने मास्टर प्लान तो बना लिया, मास्टर प्लान के से मुराद ये नहीं कि आप मेयरली डेवलपर्स को जो हैं उनकी जो सोसाइटीज़ हैं आपने उनको कवर देनी, ठीक है वो भी लाजम देनी क्योंकि डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन आपके जो पुराने निगलेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे शुमाली लाहौर है, उस वक्त मैंने कहा कि भाई शुमाली लाहौर की जो आबादीज़ हैं आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस मास्टर प्लान के अंदर क्या प्रपोजल है, और वो उस वक्त ब्लैकआउट था, साइलेंट था, ठीक है ना। ये इस वक्त मेरे नुक्ता नज़र से वो बड़ा एक वैलिड पॉइंट था। अभी मैं समझता हूँ, मुझे खदशा है कि अब नए मास्टर प्लान में वही गलती कर रहे हैं। देखिए मास्टर प्लान सारा ये आपका घूम रहा है एक रेजिडेंशियल में लोगों की रहने सहने में पहले, उसके बाद जनरेट होती है कमर्शियल, उसके बाद एनवायरमेंटल, उसके बाद इंडस्ट्रियल। ठीक है। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल यही है कि जो कि बहुत ही मखदूश है कि लाहौर में कम अज़ कम 12 लाख जो फैमिलीज़ हैं इस वक्त होमलेस हैं, वो एक एक कमरे के किराए के घर में रह रही हैं और 50,000 रुपया किराया दे रहे हैं उसमें, कम अज़ कम 12 लाख, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ की आबादी है, उसमें 12 लाख मेरे अंदाजे के मतलब जो मैंने पढ़ा है 12 लाख के लोग होमलेस हैं, किराए पे रह रहे हैं। इसका मतलब ज़रूरियात हैं। अगर आप 3-3 मरले का घर भी उनको दें, मीनिंग देयर बाई के 45,000 एकड़ ज़मीन रिक्वायर्ड है जो उनको घर बनाने के लिए देने के लिए मकसूद है। क्या नए मास्टर प्लान में इस वक्त जो होमलेस मौजूद हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए इतनी ज़मीन की गुंजाइश, या सोसाइटीज़ जो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं उनकी स्ट्रेंथ में इतने घरों की गुंजाइश मौजूद है? नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लाहौर मास्टर डिवीजन प्लान 2050 के बारे में, और मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन और साथ साथ हबीबुल हक रंधावा साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब, और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेज़ी से अपनी जगह बना रहे हैं और अब ये पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। हैकर्स अब एआई की मदद से ऐसे मैसेजेस और लिंक्स तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इनमें जो यूज़र है उसकी ज़ाती मालूमात भी शामिल होती हैं, जिससे धोखा देना मज़ीद आसान हो जाता है। हालिया वाक़यात में देखा गया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डेटा लीक होने के बाद हैकर सारिफीन की ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करके बराह रास्त इन्हें निशाना बना रहे हैं। और अब सवाल ये है कि जब हैकर्स एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम सारिफ खुद को कैसे महफूज रखे, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा काशिफ साहब, आजकल हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है वैसे वैसे जो स्कैमर्स हैं उन्होंने भी बड़ी अपनी तरीकों में एडवांसमेंट, उनमें भी जिद्दत आ रही है। एग्जैक्टली। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे साथ फ्रॉड होता है ना, पहले तो पता चल जाता था, वो पता लगा तो अब तरीके नए आगे मार्केट में, तो अब तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता ई चलान्स जो ट्रैफिक चलान्स है वो लोग उसके भी जो मैसेजेस हैं वो फेक कर रहे हैं, और जब हम वो खोलते हैं तो वो जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रियल लगती है और आम बंदा उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर बिल्कुल सकता। नहीं कर सकता। तो एक तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं, और दूसरा इनके पास जो हमारी ज़ाती मालूमात है वो जाती कैसे है? जी, बड़ा आपने अहम टॉपिक चूज़ किया है नूर। इसमें यह सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिशिंग क्या है। ये सब कुछ फिशिंग के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे आप फ़िशिंग को अगर पहले सोचें कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। फ़िशिंग का मतलब कि आप जब मछली को पकड़ते हैं तो आप कांटे में कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जिसके बाद आप उसको डिप करते हैं और मछली आपके काबू आ जाती है। अब फ़िशिंग भी यही चीज़ है कि आपको ईमेल्स आती हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं, जिसमें कि फ़र्ज़ करें कि अगर बैंक की तरफ से आया, या जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल रियल लग रहा है कि चालान है, तो वो आपको मेल आ रही है या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको ऐसे इफ़ेक्ट देते हैं, आपको फीलिंग्स देते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल है, और आप उसके लिंक को खोल देते हैं।
धोखे में आके, इसी को फिशिंग बोलते हैं। और जब आप उसको खोलते हैं फिर आपसे वो आगे आपकी डिटेल्स मांगता है, और जो ही आप डिटेल्स देते हैं थोड़ी देर बाद आपको आपके बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अब अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपको कोई मेल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, वो इतना रियल होता है, वो आपके बैंक की तरफ से होता है, वो लिखा होता है उसके ऊपर। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि हॉटमेल की तरफ से मैसेज आता है कि आपका जो है वो अकाउंट बंद होने लगा, आपका पासवर्ड इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अच्छा, हॉटमेल भी ये मैसेज करता है, लेकिन उसका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। उसको तरीके को देखने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसकी ईमेल देखें कि क्या वो ऑफिशियल है। जब आप उसकी ईमेल को देखेंगे, लिखा तो होगा फ़र्ज़ करें हॉटमेल, लेकिन जो आगे ईमेल होगी वो आपको खुद ब खुद बता देगी कि ये मेरे साथ कोई स्कैमर जो है वो कुछ स्कैम करने लगा है। तो इस तरीके से आप उसको जो है ना वो फिर ये लोग पकड़ते हैं। और इसी तरह ये लोग बना लेते हैं, उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ ऐप्स को इन्वॉल्व कर लिया गया, AI को इन्वॉल्व कर लिया गया। वो क्या करते हैं कि जो ही आप लिंक को क्लिक करते हैं वो आपको उससे मिलती जुलती उसकी क्लोन कॉपी वो आपको वहाँ वेबसाइट ले जाती है। अब होता ये कि आप जब वेबसाइट को देखते हो तो आपको लगता है ये ओरिजिनल है, लेकिन आप एड्रेस नहीं पढ़ते ऊपर कि ऊपर एड्रेस क्या आ रहा है। तो अगर आप उसको गौर कर लें तो आपको वहीं समझ आ जाती है कि ये मेरे साथ स्कैमर करने लगा है, और वहीं से फिर आपके साथ फ्रॉड का स्टार्ट जो है वो हो जाता है। तो काशिफ साहब, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हम किसी वेबसाइट को दे रहे हैं, किसी बैंक को दे रहे हैं, वो इन तक पहुंचती कैसे है? क्या अंदर से ही लोग प्रोवाइड करते हैं या इनके पास ऐसे सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं? देखें, इसमें काफ़ी कुछ है। जैसे आप अपने कहीं जाते हैं, अपना आईडी कार्ड दे देते हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज़ दे देते हैं। अमूमन हम लोग फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, स्कैन करवा लेते हैं। तो उसके बाद फिर पीछे AI टूल्स यूज़ करके, और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप उसको हैक करते हैं, आप उसको उस बैरियर को ब्रेक करते हैं। असल में वो गलती हमसे ही होती है कि या तो हमने अपना कोई आईडी दिया है, या हमने फिर उसको कोई पासवर्ड दिया है, या हमने कहीं पे अपना फिंगरप्रिंट जो है वो रीड करवा दिया। जैसे हम सिम लेने गए तो उसके अंदर अगर हमने फिंगरप्रिंट को रीड करवाया, उसमें भी स्कैमर्स बहुत सारे काम करते हैं कि वो टेप से उसको ना आपके लगा कर आपके प्रिंट्स उठा लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। ये पिछले दिनों में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कि उस नाम से पता लगता है जी इतनी सारी सिमें निकल आई, फिर उसके ऊपर जो है ना वो गड़बड़ होती। इसलिए 2FA फैक्टर यूज़ करें, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली है आपका वो फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी आप यूज़र नेम लगाते हैं, फिर आप अपना पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद आप मज़ीद सिक्योरिटीज़ ऐड करें, आपको OTP आएगा या ऐप में या आपके मैसेज में। जब आप वो OTP लगाते हैं तो उस वक्त फिर उसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो आपको इन स्कैमर से बचा लेती है, वो आप क्योंकि सिम तो आपके पास ही है, और उस लिहाज से फिर आप उससे बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, 2 फैक्टर पे तो हमने बात की है। हम जब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एक चीज़ आती है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, वो मत करें, वो मत करें। हम लोगों को शायद पता नहीं है, हम लोग को बड़े प्यार से वो शायद कुकीज़ हमें दूसरी लगती है, हम एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो उसमें भी बहुत सी परमिशन है जो हम उनको दे देते हैं अपनी जो ज़्यादा मालूमात है वो यूज़ करने की, लेकिन लोगों को नहीं पता और तकरीबन हर वेबसाइट में आती हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सोच समझ के फैसला करें, उसको पढ़ें ज़रूर, उस मैसेज को पढ़ें, एड्रेस को देखें कि जिस एड्रेस से मुझे चीज़ आ रही है क्या वो ऑथेंटिकेट है, ये क्लोन तो नहीं की गई। फिर जो नीचे वो कह रहे हैं कुकीज़ हैं, तो क्या वाकई ये कुकीज़ हैं? फिर आप उसको अच्छी तरह पढ़ें और फिर आप सिक्योर हो सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है अक्सर ऐप्स आप इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ऑथेंटिकेट ऐप नहीं है या रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, वो आपसे एक्सेस मांगती है आपके फ़ोन की, आपके पिक्चर्स की, आपकी गैलरीज की, आपकी सारी चीज़ों की, तो अल्टीमेटली वो फिर आपके पास जो है ना वो चली जाती है। उन लोगों के पास जब जाती है उसी के बाद वो हैक करते हैं, और वहीं से फिर आपके मोबाइल में अमूमन आपने फिर पासवर्ड्स रखे होते हैं, तो आप समझ लें कि आपने तो सब कुछ उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल, हम अपनी प्राइवेसी उनके हवाले कर दी। अच्छा, वो सेफ नहीं है जो हमने एक ही जगह पे पूरे पासवर्ड्स रखे नहीं, होते हैं, क्योंकि आपने तो मोबाइल हवाले कर दिया ना। अब जहाँ जहाँ जिस मैसेज में जो होगा वो तो उसकी एक्सेस में आ गया। तो अक्सर लोग होता है कि अपनी बैंक की कुछ मालूमात भी रख लेते हैं। तो जब आपका मोबाइल ही हैक हो गया, आपने एक लिंक को गलत क्लिक कर दिया, उसकी वजह क्या है कि आपको जो मैसेज आया आपने उसको गौर से नहीं पढ़ा, और आपने बस उसको नेक्स्ट और ओके करना शुरू कर दिया। और अमूमन इन्हीं सोच के साथ ये स्कैमर्स लोगों की सोच के साथ खेलते हैं कि अमूमन लोग ऐसे कर देते हैं
वो कहते हैं कि यार टाइम बचाओ, कौन पढ़े, ठीक ही होगी, क्योंकि आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो आपको बिल्कुल क्लोन इफेक्ट दे रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये है तो वो क्लोन, लेकिन वो ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन उसके लिए मैंने फिर बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये किस सोर्स से आपके पास चीज़ आ रही है, उसका एड्रेस ज़रूर नोट करें। ये बड़ी अहम बात है कि आ कहाँ से रही है। अक्सर ये धोखा हो जाता है, यकीन करें। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोगों को, जो आम इंसान है उसको नहीं पता, डिफरेंशिएट नहीं वो कर सकता ना कि रियल क्या है और फेक क्या है। जैसे मैंने ई चालान की बात की है, अब ई चालान लोगों को आए, वो वही वेबसाइट खुली, लेकिन एक नंबर का डिफरेंस था जी। ये चीज़ इसकी, अच्छा, इसमें जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी भी और हमारी भी, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि हम आवाम को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स अदारों में भी चलने चाहिए, तालीमी इदारों में भी चलने चाहिए, और हर जगह पे चलने चाहिए, ताकि हम लोगों को एजुकेट करें और बताएं कि ये जो एक डिजिट का आ रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से आता है आपको ईमेल वगैरह या कोई भी चीज़, तो gov.pk लिखा होगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें चालान है और gov.pk नहीं है, उसके आगे कुछ और है, तो सिंपल है कि आपके साथ स्कैमर करने लगा है। ठीक है काशिफ साहब, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है जैसा कि आपने बोला है, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और लाहौर में भारी ट्रैफिक जुर्माने भी शहरियों को कवानीन की पाबंदी नहीं करवा सके। शहरियों को यह शिकवा है कि ट्रैफिक जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, मगर दूसरी तरफ अहम बात यह है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी क्यों नहीं करते, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं और मसाइल। तो इन मसाइल पर बात करने के लिए CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर जी। यो वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताएं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना है वो कितना चैलेंजिंग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर वंस अगेन। लाहौर एक 150 मुल्कों से ज़्यादा इसकी आबादी, और यहाँ 1,55,00,000 लोगों से ममालिक से ज़्यादा इसकी आबादी है। और यहाँ पर जो डेंसिटी है तकरीबन 7 मिलियन के करीब मोटर बाइक्स हैं, 1 मिलियन के करीब गाड़ियाँ हैं, और बहुत सारे रिक्शे और चीज़ें। इसकी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज से ज़्यादा जो है ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है महफूज पंजाब, उसका एक सब कॉम्पोनेंट है महफूज रोड्स। और ये इनिशिएटिव चला हुआ है ताकि आपका जो सफ़र है वो महफूज भी हो, और उसमें आपका वक्त जितना दरकार है उतना ही इस्तेमाल हो, और मैन आवर जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो इस हवाले से ट्रैफ़िक को मुनज़्ज़म रखना और ट्रैफ़िक की फ़्लो को रवां दवा रखना एक हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और आपने देखा होगा कि परसों PSL 11 का जो फ़ाइनल था उसके अंदर तकरीबन 35,000 लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में गए, और लेकिन कोई ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, बिकॉज हमारा बहुत एक वेल थॉट आउट स्ट्रक्चर्ड कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम था, जिसके तहत जो जब शायकीन जो हैं वहाँ से निकलें तो उनकी जो आउटफ्लो था वो बहुत स्मूथ था। इस सिलसिले में आपने जो पहले एक तमीद बांधी है कि ज़्यादा चालान्स हो रहे हैं, हमने 4 मॉडल रोड्स बनाई गई हैं जिनको डेजिग्नेट किया है, और आप लोगों के तवस्सुत से, सोशल मीडिया के तवस्सुत से हम आवाम को और अवेयरनेस वॉक्स और पब्लिक मोबिलाइजेशन के ज़रिए हम ये जो रोड्स हैं जो नासिर बाग से लेके अब्दुल्ला गुल तक, करतबा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर, सदीक ट्रेड सेंटर से कलमा चौक, और जो कनाल से लेके ठोकर तक, इन द फर्स्ट फेज़ इनको मॉडल रोड बनाया गया, और इस पर भी हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेन लाइन वॉलेशन को। क्योंकि जितनी भी आपने ट्रैफिक कंजेशंस की बात की उसमें ये देखा गया कि जब ये स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो जो मेन ट्रैफिक है उसमें वो इंटरमिंगल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशंस होती हैं। तो पिछले इतवार से लेके अभी तक हमारी एक कैंपेन चल रही है इन रोड्स के ऊपर, और इसमें हम अभी लोगों को ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं, फिर रेगुलेट कर रहे हैं, और लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करके साथ साथ इनको इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि लेन एंड वॉल्यूशन वाले जो लोग हैं उनके चालान भी हो रहे हैं, और उनकी गाड़ियाँ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड भी कर रहे हैं, ताकि इसमें देखें ट्रैफिक रेगुलेशन जो है इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ 3,500 ट्रैफिक के एम्प्लॉइज़ 1.5 करोड़ की आबादी को की ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि जो महफूज पंजाब विजन है, इसके तहत आपकी टीम क्या कर रही है, इस पर क्या काम हो रहा है? जी मैम, इसमें मल्टी फैसिलिटेड इसके हमारे कॉम्पोनेंट्स, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी 4 मॉडल रोड्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हेलमेट्स की, जुवेनाइल ड्राइविंग की, और आजकल हमारा ज़्यादा फोकस है लेन और लाइन वायलेशन के ऊपर। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं या जो एक्सकेवेशन साइट से मिट्टी और इस तरह की चीज़ें निकाल रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर कवरिंग नहीं है तो उन गाड़ियों को हम इम्पाउंड कर रहे हैं, ताकि जो एक अगेन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट इज़ अ शेयर्ड कंसर्न, तो इसमें जो ट्रैफिक का कॉम्पोनेंट हम कर सकते हैं, जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं या जिन गाड़ियों के ऊपर मिट्टी लोड हुई यार वो कवर नहीं किया हुआ जिससे वो आलूदगी फैला रहे हैं, उनको हम इम्पाउंड कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक सोशल हमारा एक इल है, जो गदागर बहुत ज़्यादा रोड्स के ऊपर होते हैं, इनके ख़िलाफ़ दोबारा से हमने बहुत ज़्यादा जो अलाइड डिपार्टमेंट्स है, सोशल वेलफेयर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनके साथ मिल के हम लोग इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जो तो लोग प्रोफेशनल बेगर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो एंटी बेगरी भी हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं इनकी वजह से थोड़ा सेफ्टी इशू भी हमें आता है। एकदम से हम रुकते हैं, ये गाड़ी के सामने आ जाते हैं, और कुछ टाइम होता है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर पुलिस इनको उठा के लेकर जाती है, और फिर पुलिस का ये कहना है कि हम इनको कहाँ रखें ना, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि ये प्रॉपर माफिया है। तो इट्स वेरी गुड अगर आप इसके खिलाफ भी कोई इनिशिएटिव लें। जी मैडम, बिल्कुल कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि विक्टिम्स होते हैं इसके, उनसे भीख मंगवाई जा रही होती है, और बहुत पीछे इसके मुनज़्ज़म गैंग्स होते हैं। तो ये पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट का, तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन अगर किसी को जबरी मुसल्लत के लिए आप किसी बंदे को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ करा रहे हैं तो ये इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। फोर्स लेबर भी पाकिस्तान पीनल कोड में इट्स एन ऑफेंस। और 1958 का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत गदागरों को आप उनको पकड़ के तो यू कैन प्रोड्यूस देम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये अभी हमारा बहुत एक्टिवली हमने इसको शुरू कर दिया ये पिछले 4 दिनों से। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हमने आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दिया यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। कल मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया था और वहाँ उनके वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई है। उनकी बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ हम कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं ये जाके एजेंट्स ऑफ चेंज बने, घरों में जाके ये जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है और जो हमारे जो बताया कि आपको जो हमारे सोशल इनिशिएटिव्स हैं ये एंटी बेगरी के और इन्वायरमेंट के हवाले से, इसमें हमारे साथ शाना बशाना आके वो रोड पे हमारे साथ आए, तो आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा होलिस्टिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा और इसकी एक अच्छी हमारे इस ड्राइव में हमें बहुत तकवीत मिलेगी इसमें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ये बताएं कि ख़वातीन और बच्चों की जो रोड सेफ्टी है उस हवाले से आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखें जी, ये आपने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन किया और ये मैडम सीएम की बहुत वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बन रहे हैं, पेलिकन क्रॉसिंग्स जिसमें आपने देखा होगा कि वेस्ट में पेलिकन क्रॉसिंग होती है, आप बटन दबाते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर साइनेज आ जाती है, तो ये 6 के करीब जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। 36 आर इन पाइपलाइन। पेलिकन क्रॉसिंग्स आ जाएंगी। उसके साथ साथ ही पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस को सेफ बनाने के लिए उनके अंदर लाइट्स और उनके कैमरास की इंस्टॉलेशन है और इन चीज़ों को कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इसमें पिंक बस सर्विस भी एक जो है अनदर इनिशिएटिव जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होगी और वो उस पर वो बावकार तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से वो कम्यूट कर सकेंगे उसके अंदर। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत अच्छा शो जा रहा है, मेरी बात हो सकती है सीटू साहब से? जी जी कीजिए। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको ना किसी मॉडलिंग फर्म से रब्ता करना चाहिए। और सेकंड ये है कि मैंने आपसे ये सवाल करना था कि क्या ट्रैफिक वार्डन्स को कोई चालान का हदफ दिया जाता है? और दूसरे नंबर पे ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी जरा अमल करवा दें कि ये जो अंडर पासिस के ऊपर नाके लगाए होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स, इसके ऊपर भी कोई खास तौर पे जेल रोड के ऊपर ना, तो वो भी जरा ठीक है वकास। जी शुक्रिया आपके सवाल का। बिल्कुल भी किसी किस्म के उनको कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर हम 100% इन्फोर्समेंट करें तो लाहौर में जो चलानिंग है वो इससे 10 टाइम्स हो जाए। तो हम अभी सिर्फ लोगों को ज़्यादा मॉडरेट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं और उनको रेगुलेट कर रहे हैं। इन्फोर्स हम अगर हम 100% करेंगे तो शायद इसमें हो जाए, लेकिन
देखें बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इस जो सर्टेनिटी ऑफ सैंक्शन है ना, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, रादर देन कि आपका फ़ाइन 2000, 6000, 8000। अगर आपको पता हो कि भाई आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी या आपने वन वे की वॉयलेशन की है, तो मेरा हर सूरत में चालान हो जाएगा। ये आप देखें, इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ई चालान्स पे जा रहे हैं ताकि आपका ह्यूमन इंटरफेस कम हो। जो इंटेलिजेंट कैमराज हैं वही आपकी सारी ट्रैफिक इंफ्रैक्शंस को कैप्चर करें और आपको वहाँ पर चलाना चाहिए कि जी आपने ओवर स्पीड किया, आपने लेन वॉयलेशन किया, आपने रॉन्ग यू टर्न किया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, आपने ओवरलोडिंग की हुई है, आप कंजेशन जोन में आप गाड़ी चला रहे थे या आपकी गाड़ी ज़्यादा स्मोक इमिटिंग व्हीकल है। तो ये ग्रेजुअली हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। अच्छा शराजी साहब, एक और चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है कि जो अंडरपास है उस पर नाके लगाए होते हैं पुलिस ने, और तो उस हवाले से भी वो बात कर रहे थे, तो वो भी बताएं। और स्पेशली उन्होंने नाम लिया जेल रोड का। देखिए जेल रोड पे जितने भी अंडरपासेस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन सम पीक आवर्स वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशंस हो जाती हैं और इसलिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग रॉन्ग वे आ जाते हैं और गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं। और चूँकि मैं लाहौर के रहने वाला हूँ तो मुझे ये जेल रोड के जो चौक पॉइंट्स हैं या माल रोड के चौक पॉइंट्स हैं या मेन बुलेवार्ड के या फॉर दैट मैटर फिरोजपुर रोड के और कनाल के चौक पॉइंट्स का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। और मुझे भी पता है कि वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ से हम कुछ रोड इंजीनियरिंग के भी इशूज़ हैं और कुछ हमारे अपनी होता है कि हम यहाँ से वक्त बचाएं और यहाँ से रॉन्ग यू टर्न लेके हम आ जाएं। तो इसलिए वहाँ पर इन्फोर्समेंट की जाती है ताकि वहाँ पर जाके लोग जो हैं ट्रैफिक के फ़्लो को ख़राब ना कर सकें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रोड सेफ्टी के हवाले से और मुझे लगता है सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे अपने शो में। उस पर हम बात करेंगे हैवी ट्रैफिक के हवाले से और उस पर भी थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे, सेफ्टी के हवाले से भी देंगे। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और जैसे कि सर ने कहा हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ना सिर्फ एक अच्छे उसके लिए कि हम डिसिप्लिन रहें बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए भी। और मेरे साथ मौजूद थे CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू, वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।